दोस्तों मैं आज आपको समझाने वाला हूँ मनुष्य में पोषण। ठीक है, मनुष्य में पोषण कैसे होता है ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको डायग्राम पर एक चित्र बनाने के लिए बोला था और वो है ये वाला चित्र जिसमें लिखा हुआ है मानव पाचन तंत्र। ठीक है, मानव पाचन तंत्र, पोषण किसे कहते हैं, इन सभी बातों पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। इसलिए आज मैं सिर्फ आपको मनुष्य में पोषण कैसे होता है इस बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ये एक ह्यूमन बॉडी है, यानी मानव का एक शरीर है और मानव शरीर के अंदर इसी प्रकार के बहुत सारे पाचक अंग है और जो विभिन्न प्रकार के पाचक अंग आपस में मिले हुए हैं उन्हीं को हम कहते हैं पाचन तंत्र। ठीक है, यानी विभिन्न प्रकार के यंत्र जो पाचन के साथ मिलकर कार्य करते हैं वो सारे अंग कहलाते हैं पाचन तंत्र। ठीक है, तो यहाँ पर मनुष्यों में होने वाले पाचन को आज हम समझेंगे। इससे पहले मैंने पौधे में, ठीक है, एक कोशिकीय जीवों में कैसे पोषण होता है इन तमाम बातों पर चर्चा कर चुके हैं। इसलिए आज आपको मैं मानव शरीर के अंदर होने वाले पाचन क्रिया के बारे में समझाऊंगा। तो ये एक ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर है। ठीक है, इस मानव शरीर के अंदर कैसे किस प्रकार से भोजन कहा जाता है, क्या होता है, इनके बारे में आपको समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख से, मुख का, है ना, मुंह को हम लोग मुख गुहा कहते हैं और ये है हमारा जीव जिसको कहते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे कि कोई भी चीज को हम जब देखते तो हमारे मुख में पानी आ जाता है ना, अर्थात वो पानी नहीं होता, एक प्रकार का जो है लार होता है जिसको हम लाला रस भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये मुख है और मुख से हम सबसे पहले जीव जो है वो तो अहम भूमिका है ही उसका। तो मुख में हमने जो है वो भोजन लेते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको ये अंग कौन कौन सा वो तो आप देख रहे हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ। ये मुख है, ये जीव है, ये ग्रासिका है। ठीक है, और ये आपका अमाशय है जिसको हम पेट के नाम से भी जानते हैं, और ये है क्षुद्रांश, और ये है वृदांश, ये है गुद्द्वार, और ये है परिशेषिका, ये है अग्नाशय, यकृत, है ना, पित्तनली, और भंडारण करता है जिसको हम पित्ताशय कहते हैं। ठीक है, और यह है डायफ्राम, और यह है जीव। तो इन सभी के बारे में हम समझेंगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब हम भोजन लेते हैं तो भोजन सीधा मुख में जाता है और मुख में जाने के बाद हम पहले वो जो जटिल भोजन है उसको हम चिबा कर दांतों से टुकड़ कर उसे मुलायम व स्पंजी बनाते। फिर वो जब बन जाता है तब उसे फिर हम हमारे जीभ पर एक लार रस निकलता है और वो रस जो है उसे भिगोने का काम करता है, मुलायम करने का काम करता है। आप देखिएगा, मान लीजिए कि एक रोटी का टुकड़ा आप ले लीजिए और रोटी का टुकड़ा मुंह में लेकर उसे चिबाइए और चिबाने के बाद उसे उगल कर देखिए क्या वह पहले की अपेक्षा है, अर्थात कहने का मतलब है कि वो कड़क है या मुलायम है। तो आप देखेंगे कि वो मुलायम है और वो भींगा हुआ है। तो वो भींगा कहाँ से, तो हमारे मुख से, और मुख में क्या मिला उसमें, तो उसमें मिला लार। ठीक है, लार मिलने के कारण वह जो है भींग जाता है, अर्थात लार जो है भोजन को स्पंजी व मुलायम बनाता है। ठीक है, तो ये है मुख का काम कि मुख में जैसे हमने भोजन लिया, दांतों के द्वारा हमने टुकड़ दिए और टुकड़ने के बाद उसमें लार रस मिल गया और मिलने के बाद वह स्पंजी और मुलायम मिल गया और अब उसको हम निगलते हैं। तो ये ग्रासिका, जो ग्रास नली, इसको अन्य नली भी कहते हैं, ग्रासिका को अन्य नली भी कहते हैं। तो जैसे यहाँ से हमने भोजन लिया, ये ग्रासिका के द्वारा, हाँ, ये नली के द्वारा सीधा ये अमाशय में आ जाता है। ठीक है, अमाशय अर्थात पेट में आने के बाद यहाँ पर इसका पाचन शुरू होता है। कहा जाता है कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही होना शुरू हो जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो मुख में ही शुरू हो जाता है।
कहेंगे ये कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो आप जानते हैं कि हम जो भोजन करते हैं, भोजन में हमारे 5 प्रकार के मुख्य तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। ये सारे भोजन में मिलता है, और ये जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, ये सभी चीज़ें हमारे शरीर के कोशिकांग द्वारा या शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा भोजन में रहे पोषक तत्वों का अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से भोजन में कार्बोहाइड्रेट से होते हैं, तो उसका मुख से ही शुरू हो जाता है। यहाँ से जैसे हमने उसे ग्रहण किया, यहाँ से उनका पाचन शुरू हो गया। अब अंशतः कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन जो हमारे मुख और नली के द्वारा हो जाता है। अब बचा आमाशय में आ गया। जब भोजन आमाशय में आ जाता है तब यहाँ पर भोजन रहने के बाद हमारे आमाशय की जो दीवारें हैं उनके द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है, संपूर्ण पाचन। मैंने आपको बताया कि अंशतः पाचन जो शुरू हो गया मुख से, लेकिन पूर्ण रूप से जो कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है वो होता है हमारे आमाशय में। ठीक है, अब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन हो गया। अब यहाँ से चला आगे, भोजन आगे चल रहा है। जब भोजन आगे आता है तो वो आ जाता है यहाँ पर, देखिए, छोटी आंत में। ठीक है, कहाँ आ जाता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में आने से पहले हमारे आमाशय में जब भोजन आता है तो यहाँ पे बहुत सारा जो भोजन होता है उसमें एक रस मिलता है, पीत रस। यहाँ देखिए पीत रस है ना, ये हमारे आमाशय मिल जाता है। तो कहेंगे सर ये रस का क्या काम है? तो पीत रस जो है हमारे भोजन में मिलकर भोजन में रहे जो सूक्ष्म कण होते हैं, जो जीवाणु है या तो कुछ अलग पदार्थ के जो बिन उपयोगी चीज़ें हैं, जब पीत रस मिल जाता है तो पीत रस उन्हें नष्ट कर देती है। ठीक है, अब यहाँ पर भोजन हमारा बिल्कुल स्वच्छ है। जब सारे कीटाणु वगैरह जो भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो जब पीत रस मिलता है तो वो नष्ट हो जाता है, और नष्ट होने के बाद आगे ये चलना शुरू होता है। हमारा भोजन 3 से 4 घंटों में पचता है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ से आगे चला तो चलने के बाद ये आ गया छोटी आंत में। ठीक है, और छोटी आंत में सबसे अधिक समय तक भोजन रहता है, याद रखें, सबसे अधिक समय तक भोजन रहता है छोटी आंत में। और छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 फीट होती है। 6 से 7 फीट होती है छोटी आंत की लंबाई। ठीक है, तो सबसे अधिक समय तक ये भोजन यहाँ पर रहता है, और हमारे छोटी आंत के द्वारा भोजन में रहे जो भी कुछ कण है, जैसे प्रोटीन है, ठीक है, या वसा है, इनका अवशोषण हो जाता है छोटी आंत में। ठीक है, और छोटी आंत में जब उसका अवशोषण हो गया फिर ये भोजन आगे चलकर आ जाता है बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में लंबाई जो है 3 से 4 मीटर होती है। बड़ी आंत की लंबाई 3 से 4, और छोटी आंत की लंबाई हो गया आपका 6 से 7 मीटर। ठीक है, 6 से 7 मीटर, सॉरी फीट नहीं, 6 से 7 मीटर हो गया। और ये 3 से 4 मीटर बड़ी आंत की लंबाई है। बड़ी आंत को हम कहते हैं वृदांत, और छोटी आंत को कहते हैं क्षुद्रांश। छोटी आंत जो है उनको हम कहते हैं क्षुद्रांश, और बड़ी आंत को कहते हैं वृदांत। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए कि क्षुद्रांश किसको कहते हैं? छोटी आंत को। तो याद रखें कि हर एक जीवों में क्षुद्रांश की लंबाई अलग अलग होती है। मनुष्यों में लंबा है वृदांत 6 से 7 मीटर है, लेकिन हम यदि बात करें शाकाहारी प्राणियों की जो घास फूस खाते हैं, पशुओं की बात करें, तो उसमें क्षुद्रांश की लंबाई कम होती है। याद रखिए, उसमें क्षुद्रांश की लंबाई कम होती है, और क्षुद्रांश की लंबाई कम होने के कारण उसमें भोजन पचता नहीं है जल्दी से। इसलिए आप देखे होंगे कि घास खाने वाले जो भी शाकाहारी प्राणी हैं उसमें सेलुलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांश की आवश्यकता होती है। सेलुलोज जो होता है उसको पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांश चाहिए, लेकिन लंबी क्षुद्रांश तो होती नहीं है। तो होता क्या है? तो हम बात कर रहे थे कि हर एक प्राणियों की क्षुद्रांश क्या होता है, छोटा या बड़ा होता है। तो मनुष्यों में बड़ा है, और मैंने बताया कि घास खाने वाले जो है उनके क्षुद्रांश जो है, हाँ, वो कम होते हैं, लंबाई कम होती है, जिनके कारण आप देखेंगे कि जो शाकाहारी प्राणी है वो भोजन करने के बाद जुगाली करते। जुगाली मतलब मुंह को बार बार चलाना। यही कारण है कि उसका भोजन पचता नहीं है। वो भोजन ले लेने के बाद वापस उस भोजन को चिबा चिबा कर छोटे छोटे कणों में बदलते हैं, बराबर। इसके बाद हम बात करें यदि दूसरा मांस पचाने वाले जो है, मांस खाने वाले प्राणी जैसे बाघ है ना, तो इनके क्षुद्रांश भी छोटे होते हैं, क्योंकि मांस का पचना सरल है, बराबर, आसान है। इसलिए
मांस का पचना सरल है, इसीलिए उनके क्षुद्रांश क्या होते हैं, छोटे, किसके, मांस खाने वाले के। लेकिन जो घास खाते हैं उसमें सेलुलोज होते हैं, सेलुलोज को पचाने के लिए उसको लंबी क्षुद्रांश की आवश्यकता होती है, लेकिन जो घास खाने वाले हैं उसको लंबी क्षुद्रांश नहीं होते, इसीलिए वो जुगाली करते हैं। बराबर, जुगाली मतलब समझ गए आप कि मुंह को बार बार चलाते रहना, इस प्रकार से वो लोग अपना भोजन को पचाते हैं। तो मनुष्यों की बात कर रहे थे तो क्षुद्रांश लंबी होती है, तो क्षुद्रांश में अत्यधिक समय तक तो क्षुद्रांश में जो है मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन स्थल है। हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन तथा वसा का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। ठीक है, और संपूर्ण पाचन, इसके बाद जब भोजन बड़ी आंत में जाता है तो बड़ी आंत में जाने के बाद जो भी कुछ बचा हुआ है ना, जो भी कुछ उसमें पोषक तत्व होते हैं वह बड़ी आंत में हो जाता है, जिसको हम कहते हैं वृहदांत्र। और जब भोजन पच जाता है, पचने के बाद बड़ी आंत से जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको मलाशय तक भेज देते हैं, और मलाशय के बाद वह मल द्वार तक आते हैं, और मल द्वार तक आने के बाद उसे शरीर के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ है उसे बाहर निकाल देते हैं, जिसको कहते हैं हम उत्सर्जन क्रिया। इसे क्या कहते हैं, उत्सर्जन क्रिया। यानी शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, पाचन के फलस्वरूप जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं उसे शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, उत्सर्जन। ठीक है, तो इस प्रकार से इस मानव तंत्र में मानव शरीर के अंदर भोजन का पाचन होता है। लेकिन इनमें सभी जो बिंदु हैं उनका अलग अलग कार्य है, जैसे गुदा द्वार, वेदांश, क्षुद्रांश, आमाशय, है ना, अग्नाशय, यकृत, परिशेषिका, इन तमाम चीज़ों का क्या क्या काम है शरीर के अंदर, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक अभी जो मैंने आपको समझा है इसको आप समझें और ये चित्र बनाने का प्रयत्न करें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये चित्र बनाना। ठीक है।